अस्सलाम वालेकुम। गर्दिशी हरकियात के इस अगले लेक्चर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मरकज़ कमियत यानी सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले आप इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ लें। मरकज़ कमियत किसी भी ठोस जिस्म में पाया जाने वाला एक ऐसा तसव्वुराती नुक्ता होता है जिस पर वो जिस्म मुकम्मल तौर पर बैलेंस हो जाता, तवाज़ुन की हालत में आ जाता, उसको हम लोग मरकज़ कमियत कहेंगे। लेकिन अब एक डेफिनेशन के तौर पे अगर हमको पहले बात करनी हो तो हम उसको बात इस तरह से करेंगे कि किसी भी जिस्म में पाया जाने वाला ऐसा तसव्वुराती नुक्ता जिस पर उस जिस्म की मुकम्मल कमियत मरकूज़ मानी जाती है। मतलब ये सपोज़ किया जाता है कि पूरी की पूरी कमियत जो है वो उस नुक्ते पर मरकूज़ है, उसे मरकज़ कमियत या सेंटर ऑफ मास कहेंगे। एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग यहाँ पर इसको समझने के लिए देखते हैं। आप ऐसा इमेजिन करें कि मान लो ये एक मीटर लंबा एक रॉड है, एक सलाख है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, और इस सलाख के दोनों सिरों पर जो है यहाँ पर इस तरीके से दो जिस्म लगे हुए हैं। सपोज करते हैं कि इसकी कमियत 1 किलोग्राम है और इसकी कमियत भी 1 किलोग्राम है। अगर आपने इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में यहाँ इस पॉइंट पर अगर आप इसको बैलेंस करते हो तो ये 100% बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है लंबाई भी एक जैसी है, दोनों तरफ की कमियतें भी एक जैसी है। तो जितना वजन या जितनी कमियत इस साइड में है उतनी ही कमियत इस साइड में है, इसलिए ये बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अब हम इमेजिन करते हैं कि मान लो इस साइड में अगर हमने 1 किलो की जगह पर 10 किलो का वजन लगा दिए तो अब वो इस नुक्ते पर बैलेंस नहीं हो सकता। अब इस साइड का वजन जो है वो ज़्यादा हो गया, इस साइड की कमियत ज़्यादा हो गई और इस साइड की कमियत कम हो गई। तो ऐसी सूरत में अगर हमको अब इसको बैलेंस करना हो तो हमको इसको बैलेंस यहाँ इस साइड में कहीं तो भी ऐसा करना पड़ेगा। मतलब इस तरफ की लंबाई को कम करना पड़ेगा और इधर की ये लंबाई को ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि इधर की कमियत और इधर की कमियत जो है वो मसावी हो जाए। जब ये मसावी हो जाएगी तो फिर ये हो सकता है कि इस पॉइंट पर वो बैलेंस हो जाए। ये जो नुक्ता हमको मिला इसको हम बोलेंगे मरकज़ कमियत यानी सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास की जो सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो ये बनेगी कि किसी भी निज़ाम का ऐसा नुक्ता, किसी भी निज़ाम में पाया जाने वाला ऐसा तसव्वुराती नुक्ता जहाँ पर उस जिस्म की मुकम्मल कमियत, पूरी कमियत जो है वो उस नुक्ते पर मरकूज़ हो, उस नुक्ते पर मरकूज़ मानी जाए, उसको हम लोग बोलेंगे मरकज़ कमियत, सेंटर ऑफ मास। और हर जिस्म के अंदर या हर निज़ाम में इस तरह का एक नुक्ता होता है, एक पर्टिकुलर महवर के लिए या एक पर्टिकुलर हालत के लिए। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है या जो गर्दिशी हरकत में सबसे ज़्यादा अहम माना जाता है वो है जमूद का मेयार असर। जमूद का मेयार असर, इसके लिए उर्दू में दूसरा एक नाम और भी है और वो है गर्दिशी जमूद। इंग्लिश में जैसे उर्दू में 2 नाम है वैसे इंग्लिश में भी हम उसके लिए 2 नाम ले सकते हैं। जनरली हम लोग इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर उसको कभी कभार हम बोलते हैं रोटेशनल इनर्शिया। तो इस तरीके से इसके अगली जो टर्म हम देखने वाले हैं उसके 2 नाम हो गए, जमूद का मेयार असर या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेफिनेशन बनाने से पहले सबसे पहले हम एक मिसाल से हम लोग शुरू करेंगे। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर मान लो कि ये एक बेतरतीब सा एक जिस्म है और इस जिस्म में से ये एक तसव्वुराती महवर जो है वो गुजर रहा है। इस महवर के अतराफ यहाँ पर ये जिस्म जो है ओमेगा ज़ाविये रफ्तार से जो है घूम रहा है, इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। अब जैसा कि हमने शुरू में भी देखा था कि अगर कोई ठोस जिस्म गर्दिशी हरकत करता है तो उसके तमाम नुक्ते जो है वो दायरी हरकत करते हैं। मतलब इस जिस्म के अंदर के जितने भी पार्टिकल हैं वो सब के सब दायरी हरकत करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ इमेजिन करते हैं, मान लो यहाँ हमने एक पॉइंट लिया, तो ये जो पॉइंट है जिसकी कमियत m1 है और जिसका फासला r1 है, ये इसके अतराफ में यहाँ पर ये इस तरीके से घूमेगा, इस टाइप से एक ऐसा दायरा बनाएगा
और वो इस दायरे में घूमते जाएगा, ऐसा दायरा कंप्लीट करेगा। ऐसे ही आप कोई और नुक्ता भी ले सकते हो। मान लो आपने यहाँ पर एक दूसरा जर्रा ली जिसकी कमियत m2 है और इसका फासला जो है वो r2 है, तो ये भी इस जिस्म की वजह से, गर्दिशी हरकत की वजह से इस तरीके से दायरे में घूमना शुरू करेगा। अब जाहिर है ये जिस्म जो है इस जिस्म के अंदर हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत सारे ज़र्रात होंगे, तो कहीं तो भी हम इसका एक आखिरी ज़र्रा भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर इसका आखिरी ज़र्रा है m⁴n, मतलब n नंबर वाला एक ज़र्रा है जो कि आखिरी ज़र्रा है। तो इसका जो फासला होगा वो rn लेना पड़ेगा महवर से। जब जिस्म गर्दिशी हरकत करेगा तो ये वाला जो जिस्म है, ये जिस्म यहाँ पर ये इस तरीके से ये दायरवी हरकत करेगा। अब जमूद का मेयार असर क्या चीज़ होती है, तो उसको समझने के लिए देखिए हम बहुत सिंपल अंदाज में क्या करने वाले हैं। हम पहले ज़र्रे की कमियत को उसके महवर के फासले के मुरब्बे के साथ हासिल ज़रब करेंगे। मतलब हमको यहाँ पर क्या करना है, कमियत का हासिल ज़रब लेना है महवर से फासले के मुरब्बे से। फिर उसके बाद दूसरे ज़र्रे के साथ भी वैसे ही करेंगे, मतलब दूसरे ज़र्रे की कमियत ज़रब उसके फासले के उसके जो महवर से फासला है उसके मुरब्बे का हासिल ज़रब, ऐसे ही तीसरे ज़र्रे के लिए, चौथे के लिए, पाँचवें के लिए, और ऐसा करते करते आखिरी ज़र्रे के लिए, मतलब आखिरी ज़र्रे के लिए आ जाएगा mn ज़रब rn का स्क्वायर। तो ये जो इतने सारे जो हासिल ज़रब हमको मिले अलग अलग ज़र्रात के लिए, तमाम ज़र्रात के लिए इस जिस्म में, इन तमाम ज़र्रात के लिए कमियत और महवर से फासले के मुरब्बे का ये जो हासिल ज़रब मिला, इन सब का हम टोटल करेंगे, इन सब का मजमुआ लेंगे, अलजुब्राई मजमुआ। वो जो नंबर हमको मिलेगा, वो जो अलजुब्राई जो मजमुआ जो होने के बाद जो नंबर हमको मिलेगा, उसे कहते हैं जमूद का मेयार असर। मतलब अगर हम इसको एक फॉर्मूले के तौर पर अगर इसको कन्वर्ट करके अगर देखें तो देखिए ये इस तरह से होगा। जमूद के मेयार असर को जनरली हम आई से ज़ाहिर करेंगे, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पहले ज़र्रे की कमियत m1 थी, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे m1, उसको ज़रब करेंगे उसी के फासले के मुरब्बे से, तो m1 ज़रब r1 स्क्वायर। ये एक नंबर हमको मिल गया। इसमें प्लस करेंगे यही वाली चीज़ दूसरे ज़र्रे के लिए। जाहिर है दूसरे ज़र्रे की कमियत है m2, उसको हम ज़रब करेंगे r2 के स्क्वायर से, प्लस एंड सो ऑन, यानी ये हम करते चले जाएंगे ऐसे तमाम ज़र्रात के लिए, यहाँ तक कि आखिरी ज़र्रा आ जाएगा। आखिरी ज़र्रे के लिए वो हो जाएगा mn इंटू rn का स्क्वायर। अब आप देखिए हम यहाँ पर ज़र्रात की तादाद जो है वो 1 2 3 4 ऐसा करते करते हमने n पर लाकर उसको महदूद कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतने सारे ये जो टर्म्स जो हैं, एक से शुरू होकर n पर जो ख़त्म हो रहा है, इन सब को अगर शॉर्ट में एक मैथमेटिकल तरीके से अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं I इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम या समेशन। हम लोग यहाँ पर ये सिग्मा की जो अलामत है समेशन, ये इस्तेमाल करेंगे ताकि सबका मजमुआ उसके अंदर आ जाए, और यहाँ पर आखिरी टर्म हम ले सकते हैं, वो टर्म आ जाएगी mn इंटू rn का स्क्वायर। आप लोग देखो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ छोटा सा जो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, तो इसको बोलते हैं जमूद का मेयार असर। अब इस फॉर्मूले को देखकर हम तारीफ बना सकते हैं। इसकी तारीफ इस तरह से होगी, जब कोई जिस्म गर्दिशी हरकत करता है तब उसके तमाम ज़र्रात की कमियतों और उनके महवर के फासले के मुरब्बे के हासिल ज़रब के अलजुब्राई मजमुआ जो है उसे जमूद का मेयार असर कहते हैं। मतलब जमूद का मेयार असर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, एकदम आसान सी चीज़ है। अगर कोई जिस्म गर्दिशी हरकत में है तो उसके तमाम ज़र्रात के लिए कमियतों और महवर से फासले के मुरब्बे के हासिल ज़रब का अलजुब्राई मजमुआ, इस चीज़ को बोलते हैं जमूद का मेयार असर। अब हम इस फॉर्मूले को देखकर इसकी इकाई और जो इसका आबाद है और बाकी जो चीज़ें इससे रिलेटेड हम लोग बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एसआई यूनिट अगर बनाना चाहें तो आप लोग देखो इसके अंदर दो लोग हमको नज़र आ रहे हैं, एक है कमियत, कमियत की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम, और बाजू में है आर यानी फासला, और फासला जो है वो हमेशा हम मीटर में गिनते हैं, इस और फासले का मुरब्बा है, इसका मतलब ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो अगर हम उसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो आ जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। इसी टाइप से अगर हम सीजीएस यूनिट अगर इसकी निकालना चाहें तो किलोग्राम की जगह पर ग्राम आ जाएगा और मीटर की जगह पर सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसी टाइप से अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहें, आबाद निकालना चाहें, तो आप देखिए आबाद हम आमतौर पे निकालते हैं एल, एम और टी के रूप में। एल यानी लंबाई, एम यानी कमीयत और टी यानी वक्त। तो एल एम टी के पावर्स के रूप में अगर हमको लेना हो तो आप लोग देखिए, सबसे पहले एल यानी लंबाई, इस यूनिट में मीटर 2 मरतबा है। या फिर आप फॉर्मूले पे अगर गौर करें तो यहाँ पर आर जो लंबाई है, आर यानी फासला या लंबाई, वो 2 मरतबा है। इसका मतलब यहाँ पर L2 हो जाएगा। एम का मतलब है मास यानी कमीयत। कमीयत यानी यहाँ पर कमीयत एक बार दिख रही है, तो क्योंकि कमीयत एक ही बार है इसलिए M1। और क्योंकि इसके अंदर कहीं टाइम या सेकंड नहीं आया इसकी यूनिट के अंदर, इसका मतलब टाइम जो है वो 0 रहेगा। तो L2, M1 और T 0। तो इस तरीके से जमूद का म्यार असर जो है उसकी SI यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर, CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका जो डायमेंशन या आबाद जो है वो L2, M1 और T 0 है। एक और चीज़ पे हम लोग यहाँ पे गौर कर सकते हैं, वो ये है कि जमूद का म्यार असर जो है तो इसकी फितरत क्या है। यानी अगर हमको इसकी फितरत मालूम करना हो, इसका नेचर, क्योंकि हमको मालूम है कि जनरली तबई मिकदारें जो है वो उनके दो नेचर होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सिमती मिकदारें और गैर सिमती मिकदारें। तो जमूद का म्यार असर जो है वो क्या चीज़ है, बेसिकली अगर इनको देखकर अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं तो पता चलता है कि ये सिंपल एक नंबर है, इसके अंदर कोई सिमत नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक गैर सिमती मिकदार है, यानी स्केलर है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको और डीप में जाकर अगर हम इसकी स्टडी करें तो हमको ये पता चलेगा कि अगर आपने एक जिस्म लिए, उस एक जिस्म के लिए जब आप एक महवर लेते हो तो जमूद के म्यार असर की एक कीमत आ जाती है। अगर आप उसी जिस्म के लिए दूसरा महवर लेते हो तो जमूद के म्यार असर की दूसरी कीमत आ जाएगी। तीसरा महवर लेते हैं उसी जिस्म के लिए तो जमूद का म्यार असर की तीसरी कीमत आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जमूद का म्यार असर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी तबई मिकदार है जो अलग अलग महवरों के लिए या अलग अलग हालतों के लिए या अलग अलग सिमतों के लिए अलग अलग कद्र पेश करती है। यानी इनकी कीमतें या इनकी जो कद्र है इसकी वो बदल जाती है अगर आप डायरेक्शन को बदलते हो, अगर आप हालत को बदलते हो उस जिस्म की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गैर सिमती मिकदार तो है, लेकिन एक बहुत ही ख़ास किस्म की गैर सिमती मिकदार है। इसीलिए हमने इसको एक अलग कैटेगरी में जो है इसको डिवाइड किया हुआ है। हम लोग इसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी जो है वो आमतौर पर ऐसी तबई मिकदारों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता जो होते गैर सिमती मिकदारें हैं, मगर इनकी जो कीमत है या इनकी जो कद्र है वो अलग अलग सिमतों में या अलग अलग हालतों में मुख्तलिफ होती है। तो यहाँ पर ये जमूद के म्यार असर के ताल्लुक से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी देखा। अब हम थोड़ा सा और इसको इसी टॉपिक को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि जमूद का म्यार असर का जनरल फार्मूला होता है समेशन m इंटू आर स्क्वायर। आप यहाँ पर सफिक्स में i भी लगा सकते हो अगर आपको i की वैल्यू 1 से लेकर n तक लिखना हो तो, यानी इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ अब हम थोड़ा सा एक चीज़ पे गौर करते हैं कि ये फार्मूला कहाँ पर अप्लीकेबल है और कहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है। जब हम किसी ऐसे जिस्म की बात करेंगे जिसमें ज़र्रात जो है वो बिल्कुल फाइनाइट हों, महदूद हों, हमको पता हो कि इस जिस्म के अंदर इतने ज़र्रात हैं, जैसे एक जिस्म है जो 3 ज़र्रात से मिलकर बना हुआ है, या 4 से बना हुआ है, या 10 से बना हुआ है, या 100 से बना हुआ है। हमको फिक्स पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने ज़र्रात हैं। और एक और चीज़ फिक्स होना चाहिए कि वो जो ज़र्रात है वो एक दूसरे के साथ अलहदा भी होना चाहिए। मतलब उन भले ही वो आपस में जुड़े हुए हों, लेकिन हर ज़र्रा अपने आप में मुनफरिद ज़र्रा हो, इंडिविजुअल एक पार्टिकल हो। ऐसी सूरत में हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी रिजिड बॉडी की बात करो, अगर आप किसी ऐसे जिस्म की बात कर रहे हो जो कि ठोस जिस्म है, जो कि बेलोच जिस्म है, जिसके ऊपर तब्दीली नहीं होती है कुव्वतों को लगाने पर, तो ऐसे रिजिड बॉडी में जो ज़र्रात है वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि तमाम पूरा का पूरा जिस्म जो है वो उसके तमाम ज़र्रात जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए होते हैं, हम आहंग होते हैं। अगर जिस्म होमोजीनियस हो, अगर उसके पूरे ज़र्रात एक दूसरे के साथ
हम आंग हो तो फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐसे टाइम पर हम लोग जिस्म की अलग अलग छोटी छोटी कमियतों को जो है वो अलग अलग तस्वुर करते हैं, ना कि अलग अलग पार्टिकल्स को। और ऐसी सूरत में ये जो समेशन की जो अलामत हमने इस्तेमाल किया, हम इसको हटाकर इंटीग्रेशन की अलामत इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जनरली हम इस फॉर्मूले को इस तरह से बयान कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू समेशन की जगह पर आ गया इंटीग्रेशन। और उसके बाद हम यहाँ पर क्योंकि कवैयतों को हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिया हुआ है, हम कवैयतों को छोटे छोटी मिकदारों में लेने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहले आर स्क्वायर को लिखेंगे और कवैयत को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी एम। तो ये भी फॉर्मूला जो है जमूद के मेयार असर का है, और ज़्यादातर जो ठोस जिस्म होते हैं उनके लिए यही फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। मतलब इसी फॉर्मूले के ज़रिए हम मैथमेटिक्स को अप्लाई करके उस जिस्म का जमूद का मेयार असर जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये था जमूद के मेयार असर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम अपने एक अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है गर्दिशी तवानाई बिल हरकत। गर्दिशी तवानाई बिल हरकत मतलब हम इसे इंग्लिश में कहेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम यहाँ इस नाम पर ही, मतलब ये जो नाम अभी हम देख रहे हैं इसी पे हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तवानाई बिल हरकत। आप देखिए वर्ड आया हरकत, और वर्ड हरकत को तवानाई के साथ जोड़ने के लिए यहाँ बिल वर्ड इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब तवानाई बिल हरकत या काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी तवानाई होती है जो हरकत की वजह से पैदा होती है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई जिस्म खती हरकत में है तो उस खती हरकत की वजह से उसमें जो तवानाई पैदा होगी उसे हम खती तवानाई बिल हरकत कहेंगे। इंग्लिश में हम उसे कहेंगे लीनियर काइनेटिक एनर्जी। और हमें पता है कि आमतौर पर हम उसका जो फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। एम का मतलब है उस जिस्म की कमियत जो खती हरकत में है, और वी का मतलब है उसकी खती रफ्तार। तो खती रफ्तार यानी हरकत की वजह से उसके अंदर रफ्तार, क्योंकि वो हरकत में है इसलिए उसमें रफ्तार आ जाएगी। तो कमियत और रफ्तार के मुरब्बे का हासिल ज़रब और साथ में 1/2, ये जो फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी का, तवानाई बिल हरकत का फॉर्मूला है अगर जिस्म खती हरकत करता है तो। लेकिन अब हम यहाँ देखते हैं कि मान लो एक जिस्म है जो कि रोटेट हो रहा है, जो गर्दिशी हरकत में है। अगर वो जिस्म गर्दिशी हरकत में है, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि मान लो हमने ये इस तरीके से एक बेतरतीब सा जिस्म लिया और ये महवर लिए। इस महवर के अतराफ यहाँ पर एक जिस्म है जो कि ओमेगा ज़ादी रफ्तार से घूम रहा है। तो हमको पता है कि जब ये जिस्म रोटेट होगा तो ये भी एक हरकत है, गर्दिशी हरकत, और हरकत की वजह से तवानाई पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जिस्म गर्दिशी हरकत करेगा तो इस गर्दिशी हरकत की वजह से उसमें तवानाई पैदा होगी, हम उसे गर्दिशी तवानाई बिल हरकत कहेंगे। तो गर्दिशी तवानाई बिल हरकत की एक सिंपल सी जो तारीफ बनेगी वो ये होगी कि अगर कोई जिस्म गर्दिशी हरकत करता है तो उस गर्दिशी हरकत की वजह से जो तवानाई उसमें पैदा होती है उसे गर्दिशी तवानाई बिल हरकत कहते हैं। अब हमको यहाँ पर उसके लिए एक फार्मूला मालूम करना है। तो आइए देखते हैं पहले, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसके डेरिवेशन की। मान लो कि ये एक बेतरतीब सा एक ठोस जिस्म है जो कि रोटेट हो रहा है, और इसकी जो ज़ावियाई रफ्तार है वो ओमेगा है। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले भी देखा था कि जब कोई जिस्म गर्दिशी हरकत करता है तब उसके तमाम ज़र्रात दायरगी हरकत करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके तमाम पार्टिकल जो है वैसे दायरों में घूमना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर एक दो ज़रात ले लेते हैं। मान लो कि ये पहला ज़र्रा है m1 जिसका फासला है r1। ये ज़र्रा यहाँ पर ये इस तरीके से दायरा बनाएगा और इस दायरे में गोल घूमेगा, दायरगी हरकत करेगा। कोई दूसरा ज़र्रा हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो m2 उसकी कमियत है, उसका फासला r2 है। ये इस तरीके से एक दायरा बनाएगा और इस दायरे में गोल घूमते रहेगा। ऐसा करते करते आप बहुत सारे ज़रात ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमको एक आखिरी ज़र्रा लेना पड़ेगा। मान लो कि ये आखिरी ज़र्रा है mn जिसका फासला जो है वो rn है, और ये इस तरीके से दायरा बनाकर इसमें घूम रहा है। तो जब ये तमाम ज़रात इसके अतराफ ऐसे दायरवी हरकत करेंगे
तो आपको पता है कि जब भी कोई ज़र्रा दायरवी हरकत करता है तब उसमें ज़ाविये रफ्तार तो होती है, मगर साथ ही साथ उसमें ख़ती रफ्तार भी होती है, और वो ख़ती रफ्तार उसके रेडियस पर डिपेंड करती है कि उसका जो रेडियस है, उसका जो निस्कुत्र है वो कितना है। अगर निस्कुत्र कम है तो उसकी वो ख़ती रफ्तार कम होगी, और अगर उसका रेडियस जो है वो ज़्यादा है उसके दायरे का तो उसकी ख़ती रफ्तार भी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन ज़र्रात जैसे कि आप देख रहे हो, पहला, दूसरा और ये आखिरी ज़र्रा, ये तमाम ज़र्रात के लिए ज़ावियी रफ्तार तो ओमेगा है। इनमें से हर एक के लिए ज़ावियी रफ्तार ओमेगा होगी, किसी के लिए ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 नहीं होगी, बल्कि सबके लिए ओमेगा ज़ावियी रफ्तार ओमेगा रहेगी। लेकिन जब आप ख़ती रफ्तार की बात करोगे तो क्योंकि हर एक का रेडियस अलग अलग है, इसलिए हर एक की ख़ती रफ्तार भी अलग होगी। तो इस ज़र्रे की ख़ती रफ्तार होगी v1, इसकी रफ्तार होगी v2, इसकी रफ्तार होगी vn। अब हम लोग यहाँ पर इसकी यानी इन तमाम ज़र्रात के लिए तवानाई बिल हरकत बनाने की कोशिश करते हैं, उनका फॉर्मूला। तो आप लोग देखिए, पहला ज़र्रा अगर हम लेते हैं, मान लो कि पहला ज़र्रा जो है उसकी तवानाई बिल हरकत E1 है, तो हमारे फॉर्मूले के मुताबिक हो जाएगा हाफ m इंटू v1²। अगर हम दूसरा ज़र्रा लेंगे तो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू हाफ m इंटू v2²। और ऐसा करते करते अगर आप आखिरी ज़र्रा लेते हैं तो उसका आ जाएगा En इज इक्वल टू हाफ m इंटू vn²। अब ये जितने भी v है इन सब को हम ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर कोई जिस्म दायरवी हरकत करता है तो दायरवी हरकत में ख़ती रफ्तार और ज़ाविये रफ्तार का जो ताल्लुक है वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे हर अलग अलग ज़र्रे के लिए। आप लोग देखिए, पहले ज़र्रे के लिए अगर बात करेंगे तो v1 हो जाएगा, ख़ती रफ्तार v1 हो जाएगी उसकी, तो v1 इज इक्वल टू आएगा ओमेगा इंटू r1। आप देखिए यहाँ ओमेगा 1 नहीं होगा क्योंकि पूरे जिस्म के लिए ओमेगा कांस्टेंट है। जब आप दूसरे ज़र्रे की बात करोगे वो जाएगा ओमेगा v2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r2। ऐसा तीसरे के लिए v3 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r3 हो जाएगा। और ऐसा करते करते अगर आप आखिरी ज़र्रा लेते हैं तो vn इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा इंटू rn। अब हम ये जो चीज़ें हैं v1, v2, v3, vn, इन सब को उठाकर यहाँ ला के रख सकते हैं। आप लोग देखिए, अगर मैं यहाँ ये फॉर्मूला ला के रखता हूँ, ये आ जाएगा हाफ m इंटू v1 का स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू है ओमेगा इंटू r1, इसका मतलब ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू r1 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पार्टिकल जो है, दूसरा जो ज़र्रा है, अगर हम उसकी तवानाई बिल हरकत लेते हैं वो आ जाएगा हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर, और v2 की वैल्यू ये है, इसका मतलब वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू r2 का स्क्वायर। ऐसी जब हम लोग आखिरी ज़र्रे के लिए बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 m इंटू vn का स्क्वायर। तो vn की जगह पर लेना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू rn का स्क्वायर। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इस जिस्म की मुकम्मल जो गर्दिशी तवानाई बिल हरकत है हम वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिए, क्योंकि जो हमारा जो जिस्म है वो n ज़र्रात से मिलकर बना हुआ है, तो जब हम उसकी टोटल एनर्जी की हम बात करते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ई रोटेशनल इज इक्वल टू पहले ज़र्रे की तवानाई, तो पहले ज़र्रे की तवानाई बिल हरकत E1 प्लस दूसरे ज़र्रे की तवानाई E2 प्लस तीसरे ज़र्रे की तवानाई E3, और ऐसा करते करते आखिरी ज़र्रा आ जाएगा, उसकी तवानाई आ जाएगी En। तो यहाँ पर ये हो गई इसकी मजमूई तवानाई। अब आप इसको इसमें ऊपर की जो तमाम फार्मूले जो है उनको ला के रख सकते हो। तो ई रोटेशनल इज इक्वल टू E1। आप लोग देखिए, E1 का फार्मूला आपके सामने है, इसका मतलब ये आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू r1 का स्क्वायर प्लस E2 के लिए आपके पास ये फार्मूला है, ये आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू r2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, प्लस आखिरी वाला ज़र्रा n नंबर वाला जो पार्टिकल आप लोगे उसकी तवानाई आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू rn का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने पूरे जिस्म के लिए मतलब मुकम्मल जिस्म के लिए जो मजमूई तवानाई बिल हरकत होगी गर्दिश की वो हमने मालूम कर लिया अलग अलग ज़रात के रूप में।
अब आप देखिए ये इतनी सारी जो टर्म्स आपके सामने नजर आ रही हैं, इनमें बहुत सारे लोग हैं जिनको आप कॉमन निकाल सकते हो। जैसा कि आप लोग गौर करो, ये आ जाएगा ई रोटेशन इज इक्वल टू, आप लोग देखो 1/2 एम और ओमेगा, इतने लोग सब में है, हर टर्म के अंदर 1/2 है, सभी में m है, सभी में ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पर हाँ एक और चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि हर जर्रे की हमने कमियत अलग अलग लिए थे, इसलिए हम पहले जर्रे के लिए इसको m1 लेना पड़ेगा, दूसरे जर्रे के लिए m2, तीसरे जर्रे के लिए यहाँ पर लास्ट जर्रे के लिए mn लेना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि अगर जर्रात की कमियतें अलग अलग हों तो हम यहाँ पर कॉमन के तौर पर जो है कमियतों को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हर जर्रे की कमियत अलग अलग फर्ज करी थी हमने। तो 1/2 और ओमेगा जो है ये कॉमन है सब में, तो हम इनको कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने इनको कॉमन निकाल लिया 1/2 और ओमेगा स्क्वायर, ये अगर कॉमन निकालते हैं तो आप लोग देखिए यहाँ से जो चीज़ बचेगी वो है m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस, यहाँ से 1/2 और ओमेगा स्क्वायर चला गया, यहाँ से बचेगा m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ऐसा करते करते लास्ट वाला जर्रा वो आ जाएगा mn इंटू rn का स्क्वायर। अब आपके सामने ये जो टर्म ये जो नज़र आ रहा है, इसमें आप गौर कीजिए कि ब्रैकेट में जो टर्म दिख रही है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर, ये अलजुब्राई मजमूआ है कमियत और फासले के मुरब्बों के हासिल ज़रब का। मतलब ये शॉर्टकट में अगर हम इसको लिखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ई रोटेशन इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट, हम इसको अलजुब्राई मजमूआ लिख सकते हैं। तो अलजुब्राई मजमूआ ये आ जाएगा mn इंटू rn का स्क्वायर। लेकिन ये जो चीज़ है समेशन mn इंटू rn स्क्वायर, ये जमूद का म्यार असर होता है, इसलिए इसकी जगह पर हम लोग आई ले सकते हैं। अगर हमने इसकी जगह पर जमूद का म्यार असर यानी आई ले लिया तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ई रोटेशन इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में जो कुछ भी लिख रहा है तो ये जमूद का म्यार असर है। इस फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा तरतीब में लिखें तो ये कुछ तो भी इस तरह से हो जाएगा, ई रोटेशन इज इक्वल टू हाफ, आई को पहले लिखा जाता है इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप लोग देखिए ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है इसे गर्दिशी तवानाई बिल हरकत का ज़ाब्ता कहते हैं। ये गर्दिशी तवानाई बिल हरकत को ज़ाहिर करेगा, और ये फार्मूला समझने के लिहाज से बहुत ही आसान है। अगर आप देखें तो फार्मूला हमको मिला ई रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आई जो है वो जमूद का म्यार असर है और ओमेगा जो है वो उस जिस्म की जावियाई रफ्तार है। अब हम थोड़ा सा एक और छोटे से एक टॉपिक पर हम यहाँ पर बात करेंगे। आप लोग देखिए इसमें जैसा कि अभी हमने ई रोटेशन के लिए हमने फार्मूला देखा, हमको फार्मूला मिला हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, मतलब अगर हम खती तवानाई बिल हरकत की बात करें तो खती तवानाई बिल हरकत का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा ई लीनियर इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इन फॉर्मूलों को आपस में कंपेयर करके सोचें। आप लोग देखिए दोनों तवानाई बिल हरकतें हैं, ये गर्दिशी तवानाई बिल हरकत है और ये खती तवानाई बिल हरकत है। दोनों के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहे हैं हमको, उनका फॉर्मेट बिल्कुल एक जैसा है। आप देखिए इसमें 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें आखिरी में रफ्तार का मुरब्बा है, इसमें आखिरी में रफ्तार का मुरब्बा है, इसमें बीच में यहाँ पर एक टर्म है, इसमें भी बीच में यहाँ पर एक टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 कॉमन, रफ्तार का मुरब्बा कॉमन, तो फिर ये बीच वाली जो टर्म्स हैं ये भी एक दूसरे से एनालॉगस होंगी, ये भी एक दूसरे से मुशाबा होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि आई जो है वो इक्विवेलेंट है m से। अब आप यहाँ गौर कीजिए कि ये आई और ये m का क्या मतलब होगा। यहाँ पर ये जो मैंने आई जो लिखा हूँ तो ये मैंने आई लिखा है गर्दिशी हरकत के लिए, और यहाँ पर ये जो m लिखा हुआ है तो ये हमने खती हरकत के लिए हमने बात कर रहे थे। तो सवाल ये आता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, हम इससे कौन सा नतीजा जो है वो अखज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो ये है कि आप लोग देखिए अगर किसी जिस्म की कमियत m है
तो ये जो कमियत जो है ये उसकी एक बहुत ही ख़ास सलाहियत को ज़ाहिर करती है, और वो ख़ास सलाहियत जो है उसका नाम है जमूद या इनर्शिया। जमूद या इनर्शिया का मतलब होता है किसी जिस्म के अंदर पाई जाने वाली ऐसी सलाहियत जिसके ज़रिए वो वैसा ही रहना चाहता है जैसा वो है, वो तब्दील नहीं होना चाहता, वो अपनी हालत को, अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहता। तो दुनिया में जितनी भी गैर जानदार चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो जिस हालत में पड़े हैं वो वैसे ही पड़े रहना चाहते हैं, वो खुद से अपनी हालत को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहते, वो तब्दीली नहीं चाहते, चेंज ऑफ स्टेट जो है वो नहीं चाहते हैं। तो वो जो सलाहियत है चेंज ऑफ स्टेट के खिलाफ, यानी चेंज ऑफ स्टेट ना चाहना, अपनी हालत को ना बदलने की जो सलाहियत है उसे इनर्शिया या जमूद कहते हैं। और ये इस सलाहियत का जो ताल्लुक है वो कमियत से है। कमियत के साथ में इसका ताल्लुक कैसे है, तो आप लोग देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, मान लीजिए कि आपके रास्ते में दो पत्थर पड़े हैं। एक पत्थर जो है वो 1 किलो का है और एक दूसरा पत्थर है वो 100 किलो का है। तो जो 1 किलोग्राम कमियत वाला जो पत्थर है, उसी के बाजू में एक दूसरा जो बड़ा 100 किलोग्राम कमियत वाला जो पत्थर है, इन दोनों पत्थरों को आपको उठाना नहीं है बल्कि इनको लोड कर सरकाना है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, बल्कि आप अपने कॉमन सेंस से जवाब दे सकते हैं कि कौन से पत्थर को लोडना आसान होगा। डेफिनेटली आपका जवाब होगा 1 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम जो है 1 किलोग्राम वाला जो पत्थर है वो कम वजन वाला है, वो कम कमियत वाला है, उसको सरकाना आसान है। और जो 100 किलोग्राम वाला होगा उसको सरकाना मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकने की सलाहियत, यानी अपनी हालत को बदलने की सलाहियत 1 किलो वाले में कम है और 100 किलो वाले में ज़्यादा है। उसी सलाहियत का नाम जमूद है, यानी अपनी हालत को बरकरार रखना जो है उस सलाहियत का नाम जमूद है। और क्योंकि अभी इस मिसाल के ज़रिए आपको समझ में आया होगा कि वो सलाहियत 100 किलोग्राम वाले जिस्म के अंदर ज़्यादा है 1 किलोग्राम कमियत वाले जिस्म के मुकाबले में। इसका मतलब जमूद की सलाहियत सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करती है और वो है कमियत। तो अगर किसी जिस्म की कमियत कम है तो उसमें जमूद की सलाहियत कम है, अगर किसी जिस्म के अंदर कमियत ज़्यादा है तो उसमें जमूद की सलाहियत ज़्यादा है। आप लोग याद रखें, ये जो बातें हमने अभी किए ये ऐसे जिस्म के लिए किए जो या तो साकिन हालत में हो या खती हरकत में हो, क्योंकि अगर कोई खती हरकत में होता है तो भी उसमें जो जमूद होगा वो कमियत पर ही डिपेंड करेगा। अब बिल्कुल यहाँ पर अब वापस आप इस टॉपिक पर आते हैं। आप लोग देखिए, ये कमियत जो है ये कमियत इक्विवेलेंट मिली है, ये मसावी मिली है जमूद के मेयार असर के साथ। यानी m जो है वो एनालॉगस आपको मिला आई के साथ में, जमूद के मेयार असर के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि जमूद का मेयार असर गर्दिशी हरकत में वही रोल प्ले करेगा जो कमियत का रोल होता है खती हरकत में। शायद आपको ये जुमला समझ में आया होगा। आप देखिए दोबारा से इस जुमले पर आप गौर करें, जो रोल कमियत का खती हरकत में होता है वही रोल जमूद के मेयार असर का गर्दिशी हरकत में होता है, और वो रोल है जमूद। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर खती हरकत में कमियत का मतलब जमूद है तो गर्दिशी हरकत में जमूद के मेयार असर का मतलब भी जमूद ही है। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ जिस जमूद की हम बात करेंगे वो गर्दिशी जमूद होगा, यानी रोटेशनल इनर्शिया होगा। तो फिर इस तरीके से हम लोगों को ये जो जमूद का मेयार असर जो है इसका एक मफहूम जो है वो यहाँ पर मिल गया हमको। उसका एक तबई मफहूम जो है, फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है वो हमको यहाँ पर मिल गया, और वो ये है कि जमूद का मेयार असर जो है वो उस सलाहियत को जाहिर करता है जिसका नाम जमूद है, लेकिन ऐसे जिस्म में जो गर्दिश में हो, जो गर्दिशी हरकत में हो। यही वजह है कि जमूद के मेयार असर को गर्दिशी जमूद भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है हमारा अभी क्लियर हुआ है कि गर्दिशी जमूद जो है, जमूद का मेयार असर जो है वो गर्दिशी जमूद होता है, रोटेशनल इनर्शिया होता है, क्योंकि वो कमियत से इक्विवेलेंट मिलता है। और वो इन दो फॉर्मूलों को कंपेयर करके हम बता सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पर अपने एक और
टॉपिक पर जो है वो चलते हैं। हमारा जो आज का अगला जो टॉपिक है वो है गर्दिशा, मतलब टॉर्क। इंग्लिश में इसे टॉर्क कहते हैं। उर्दू में हम इसके लिए दो अलग अलग नाम बना सकते हैं, बल्कि इंग्लिश में भी इसके दो नाम बनाए मौजूद हैं। इंग्लिश में इसको जनरली टॉर्क कहते हैं, लेकिन टॉर्क के अलावा इसका एक नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। इस लिहाज से अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उर्दू में इसका आ जाएगा कुव्वत का मेयारे असर। हाँ, तो अब हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टॉर्क या गर्दिशा। इंग्लिश में इसके लिए दूसरा एक जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। और इस लिहाज से अगर हम उसको उर्दू में अगर बात करें तो वो आ जाएगा कुव्वत का मेयारे असर। अब आप याद रखिए, ये जो वर्ड है मोमेंट या मेयारे असर, इसका मतलब होता है उमूदी फासले से ज़रब करना। जब भी हम किसी चीज़ को उमूदी फासले से ज़रब करेंगे, उमूदी फासला मतलब आर या आर बार, जब हम आर से ज़रब करेंगे किसी चीज़ को तो हम उसको मोमेंट कहेंगे या उर्दू में उसको मेयारे असर कहेंगे। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम इसकी तारीफ बनाने की कोशिश करते हैं। एकदम सिंपल सी इसकी तारीफ होगी, गर्दिशा यानी टॉर्क। तो यहाँ पर हम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मोमेंट का मतलब है फासले से ज़रब करना, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि कुव्वत का हासिल ज़रब लेंगे फासले के साथ। अगर हमने कुव्वत और फासले का हासिल ज़रब किया तो वो जो हासिल ज़रब मिलेगा उसे कहते हैं गर्दिशा या टॉर्क। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये एक कोई रिजिड सा एक जिस्म है और ये जिस्म में इस पॉइंट पर यहाँ पर एक सुराख है और इस सुराख के ज़रिए आपने इसको ऐसा लटका दिया। आप इसको एक हार्डबोर्ड, एक पुट्ठा या एक फ़ोटो फ्रेम इमेजिन करो। तो अगर मान लो ये एक फ़ोटो फ्रेम है और वो एक सुराख के ज़रिए किले में ऐसा यहाँ पे लटकी हुई है। अब आप यहाँ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट लो, पॉइंट पी, और इस जगह पर आप यहाँ पर एक कुव्वत का अमल करो। यहाँ आपने ये कुछ तो ये फासला लिया हुआ है आर फासले पर आपने पॉइंट पी लिया और यहाँ पर आपने कुव्वत को अप्लाई करे। आप देखिए, जैसे आप यहाँ पर एक कुव्वत अप्लाई करोगे ये जिस्म यहाँ से ऐसे जाएगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे रोटेशन में आ जाएगा। अब अगर ये रोटेशन में आ जाता है, यानी अगर ये गर्दिशी हरकत में आ जाता है, तो ये जो खीला है ये उसका महवर गर्दिश बन जाएगा, क्योंकि इस खीले के अतराफ में वो जो है यहाँ पर गोल घूम रहा है या उसके अतराफ में वो गर्दिश की हरकत कर रहा है। तो इस तरीके से कुव्वत लगाने पर यहाँ पर गर्दिशी हरकत हो रही है। लेकिन आप लोग एक चीज़ पे गौर करें कि ये कुव्वत हमने डायरेक्ट महवर के मकाम पे अप्लाई नहीं किए, बल्कि हमने वहाँ से कुछ दूरी पर अप्लाई किए। इसलिए ये जो दो अलग अलग जो तबई मिकदारें हमको नज़र आ रही हैं, मतलब आर और एफ, इन दो लोगों का हम हासिल ज़रब करेंगे। तो अगर हमने आर का एफ के साथ यानी कुव्वत और फासले का महवर से उमूदी फासला जो दोनों का अगर हासिल ज़रब लिया तो वो हासिल ज़रब होगा गर्दिशा। इसका मतलब अगर हम तारीफ अगर इसकी बनाना चाहें तो इसकी तारीफ जो बनेगी वो बहुत सिंपल सी तारीफ बनेगी। वो आ जाएगी गर्दिशा इज इक्वल टू फासला ज़रब कुव्वत। मतलब कुव्वत का हासिल ज़रब हमने उमूदी फासले के साथ लिए, ये जो हासिल ज़रब हमको मिला ये मिला गर्दिशा। अब आप यहाँ ध्यान में रखें कि गर्दिशा जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिमती मिकदार है। आमतौर पर हम इसको टॉ से जाहिर करेंगे, जो अलामत है ये टॉ है, और क्योंकि ये सिमती मिकदार है, वेक्टर है, इसलिए हम इसके ऊपर एक बार लगा सकते हैं। तो टॉ बार इज इक्वल टू फासला। फासला जो है महवर से लेके उस पॉइंट का, पॉइंट ऑफ एक्शन जहाँ पर आपने कुव्वत लगाए थे, तो क्योंकि वो भी एक सिमत में होता है इसलिए वो भी एक वेक्टर के तौर पे लेना पड़ेगा। तो फासला यानी आर बार, यहाँ पर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और कुव्वत जो है वो होती है एफ बार। तो इस तरीके से गर्दिशा के लिए हमारे पास जो वेक्टर फॉर्मूला मिला वो है आर बार क्रॉस एफ बार। आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें कि आर बार क्रॉस एफ बार को एफ बार क्रॉस आर बार नहीं लिख सकते हैं। यानी इनकेस अगर
आप में से किसी के जहन में अगर ये बात आती है कि टॉ बार इज इक्वल टू, उसको वो ऐसा लिख देता है अगर एफ बार क्रॉस आर बार, तो ये फॉर्मूला गलत है। क्योंकि यहाँ पर कुव्वत जो है, कुव्वत और उमूदी फासले का हासिल ज़रब लेना है, लेकिन उसके उसूल के मुताबिक पहले फासले का वेक्टर लेंगे और बाद में कुव्वत का वेक्टर लेंगे। अगर आपने उल्टा कर दिया तो वो निगेटिव हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, इसमें हम ये क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं या फिर इसको वेक्टर में से स्केलर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ टॉ बार इज इक्वल टू, इस साइड में अगर क्रॉस प्रोडक्ट का अगर हटाते हैं तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ आर बार इनटू मॉड ऑफ एफ बार इनटू साइन थीटा। क्योंकि जब क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा जो है वो आ जाएगा। और इस तरह से अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो ये आएगा टॉ इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एक फॉर्मूला आ गया गर्दिशा के लिए, यानी टॉर्क के लिए। अब हम इस फॉर्मूले को देखकर, ये जो फॉर्मूला हमारे पास मिला है, इस फॉर्मूले को देखकर हम इसकी तफसीलात जो है बना सकते हैं, मतलब हम इसकी यूनिट डायमेंशन वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी यूनिट पर हम लोग गौर करेंगे। लेकिन यूनिट पर आने से पहले एक बार फिर से मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, टॉ इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा अभी फॉर्मूला हमको मिला था। अगर हम इस पर से इसकी एसआई यूनिट अगर बनाते हैं तो एसआई यूनिट आ जाएगी, आर का मतलब होगा मीटर, उसकी यूनिट जो है वो मीटर होगी, एफ की इकाई जो है वो होगी न्यूटन, और साइन थीटा तो एक सिंपल सा एक नंबर होगा, उसकी यूनिट होगी नहीं। इसका मतलब इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन इंटू मीटर, कुव्वत के लिए न्यूटन और फासले के लिए मीटर। इसी तरह से अगर हमने सीजीएस यूनिट अगर बनाने की कोशिश की तो ये न्यूटन की जगह पर आ जाएगा डाइन और मीटर की जगह पर आ जाएगा सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम आबाद बनाने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसका डायमेंशन अगर बनाएंगे तो इसका डायमेंशन बनाने के लिए हमको दो डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी, पहले कुव्वत की डायमेंशन और फिर फासले की डायमेंशन। अगर हम कुव्वत का डायमेंशन लेंगे वो आएगा L2 M1 T-2। आप ये डायमेंशन जो है कुव्वत का ये ध्यान में रखें, L1 M1 और T-2। और अब हम इसको ज़रब करेंगे यहाँ पर फासले के डायमेंशन से, जाहिर है वो आ जाएगा L1। और अब अगर आपने इनको हल किया तो इसका टोटल जो डायमेंशन आएगा वो रहेगा L2 M1 और T-2। आप लोगों को कुव्वत का जो आबाद है, कुव्वत का जो डायमेंशन है वो याद रखना पड़ेगा, वो है L1 M1 और T-2 होता है। तो ये था गर्दिशा का मतलब उसकी इकाइयाँ अलग अलग निज़ामों में और उसका डायमेंशन, उसका आबाद। साथ ही साथ अगर हम उसके फितरत की बात करें तो ऑलरेडी हमने पहले उसकी फितरत बयान किए थे, वो ये है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वो एक सीमती मिकदार होती है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो जमूद का म्यार असर है, तो अब हमको ये देखना है, ये चेक करना है कि गर्दिशे का जमूद के म्यार असर के साथ में क्या ताल्लुक है। मतलब हम लोग रिलेशन देखेंगे टॉ एंड आई का, गर्दिशा और जमूद का म्यार असर, इन दो लोगों में क्या ताल्लुक हो सकता है या क्या ताल्लुक होता है। अब हम लोग उसका डेरिवेशन जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर एक जिस्म को फर्ज करना पड़ेगा, मतलब एक बेलो जिस्म, एक रिजिड बॉडी जो बहुत सारे ज़रा से मिलकर बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि अगर हमने ये इस तरीके से एक आधा बेतरतीब सा जिस्म लिया तो हम इसके किसी एक मकाम से कोई एक ऐसा महवर गुजार सकते हैं। मान लो कि यहाँ से पॉइंट ओ में से एक महवर गुजर रहा है, इस महवर के अतराफ में ये जिस्म जो है वो रोटेशन में है इस तरह से, और इसकी जो ज़ावी रफ्तार है वो ओमेगा है। तो अब हम लोग फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर अलग अलग ज़रात लेंगे। इसमें हम मान लो कि हमने यहाँ पर पहला ज़रा लिया M1, तो उसका फासला आ जाएगा R1। जब ये जिस्म रोटेट होगा तो ये दायरी हरकत करके ऐसा घूमेगा। हम किसी एक आध जगह पर कोई दूसरा ज़रा ले सकते हैं M2, जिसका फासला R2 होगा, ये भी दायरी हरकत करेगा। इसी तरीके से हम करते करते आखिरी ज़र्रे पर आ सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर आखिरी ज़र्रा है जिसकी कमियत Mn है और इसका फासला जो है वो Rn है। तो जैसा कि हमने इससे पहले भी बयान किए थे कि जब ये जिस्म गर्दिशी हरकत करेगा तो इसकी ये तमाम ज़र्रात जो है ये दायरी हरकत करेंगे, मतलब हर ज़र्रा जो है वो इस महवर के अतराफ में से दायरों में घूमेगा, दायरे बना बना कर उसमें घूमेगा।
हर जर्रे का दायरा जो है वो अलग होगा और हर एक ज़र्रा जो है वो अलग अलग ख़ती रफ्तार के साथ में यहाँ पर दायरी हरकत करने वाला है। अब हम शुरुआत करते हैं अपने गर्दिशे वाली टॉपिक से। ऐसा इमेजिन करते हैं हम लोग कि मान लो पूरे जिस्म का जो ओवरऑल टोटल गर्दिशा जो है वो टा है। तो ये जो गर्दिशा है ये हम हर जर्रे के लिए डिवाइड करके अलग अलग इमेजिन कर सकते हैं। मान लो कि पहले जर्रे का गर्दिशा टा 1 है, दूसरा जो जर्रा है उसके लिए टा सेकंड है, तीसरा जो है उसके लिए टा 3 होगा, फिर टा 4 और ऐसा करते करते जब हम आखिरी जर्रे की बात करेंगे तो वो आ जाएगा टा n। एक बार फिर से आप देखिए, इस चीज को समझ लीजिए। हम बहुत सिंपल अंदाज में हम लोग इस तरह से बात करेंगे। मान लेते हैं कि पूरे जिस्म का गर्दिशा टा है, तो पूरे जिस्म का गर्दिशा टा अगर होता है तो वो हर जर्रे के अलग अलग गर्दिशों का मजमुआ होगा। तो टा इज इक्वल टू आएगा टा 1 प्लस टा सेकंड प्लस टा थर्ड प्लस एंड सो ऑन, आखिरी में टा n। अब ये जितने भी गर्दिशा हैं इन सबको हम इनकी डेफिनेशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा टा इज इक्वल टू, पहले गर्दिशे की अगर हम बात करते हैं, पहले जर्रे की अगर हम बात करेंगे वो आ जाएगा R1 इंटू F1, क्योंकि उसका फासला हमने R1 लिया था और ये मानकर चलते हैं कि उसके ऊपर उस पर अमल करने वाली जो कुव्वत है वो F1 है। प्लस जब हम दूसरे जर्रे की बात करेंगे वो आ जाएगा R2 और उसकी कुव्वत होगी F2 प्लस इसी टाइप से अगर आप करते चले जाएं तो आपको आखिरी जर्रा जो है वो मिलेगा Rn ज़रब Fn। ओके, तो ये आपको गर्दिशा यानी टोटल गर्दिशे का फॉर्मूला मिला हर जर्रे के रूप में अलग अलग। अब यहाँ पर आप एक मैकेनिक्स का एक पुराना फॉर्मूले को याद कीजिए। कुव्वत की जो तारीफ हम लोगों ने पढ़ा था, कुव्वत की तारीफ थी कि कुव्वत जो है वो कमियत और इसरा का हासिल ज़रब होता है। यानी किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत जो है वो हमेशा कमियत और खतीसरा इन दो लोगों के हासिल ज़रब के बराबर होती है। तो ऐसी सूरत में जब आप पहले जर्रे की कमियत पहले जर्रे पर अमल करने वाली कुव्वत की अगर आप बात करोगे तो वो आ जाएगा F1 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा M1 ज़रब A1। जब आप दूसरे जर्रे की बात करोगे वो आ जाएगा M2 ज़रब A2। जब आप आखिरी जर्रे की बात करोगे वो आ जाएगा Fn इज इक्वल टू Mn इंटू An। ये वाली जो कीमतें हैं F1 F2 F3 वगैरह की, Fn की, इनको उठाकर आप यहाँ ला के रख सकते हैं। तो देखिए जब हम इन कुव्वतों को यहाँ लाकर इस्तेमाल करेंगे यह आएगा टा इज इक्वल टू, आप देखिए पहला जरा यह आ जाएगा R1 ज़रब F1 की जगह पर जैसा हमने देखा वो आ जाएगा M1 इंटू A1 प्लस दूसरे जर्रे के लिए अगर हम बात करें वो आ जाएगा R2 ज़रब F2 की कीमत आ जाएगी M2 ज़रब A2 प्लस एंड सो ऑन। अब हम आखिरी जर्रे पर आते हैं, आखिरी जर्रा आ जाएगा Rn ज़रब Mn ज़रब An। तो इस तरीके से पूरा गर्दिशा जो है वो तमाम ज़र्रात के लिए अलग अलग हर जर्रे के लिए हमने तकसीम कर दिए और हर जर्रे के इसरा के रूप में। यहाँ पर A1 जो है वो खत इसरा है पहले जर्रे का, A2 खत इसरा है दूसरे जर्रे का, An खत इसरा है आखिरी जर्रे का। ओके, अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग देखिए जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात किए थे कि जिस्म के तमाम ज़र्रात दायरवी हरकत में हैं और अगर ये तमाम ज़र्रात दायरवी हरकत में हैं तो फिर यहाँ पर दायरवी हरकत का खती इसरा और जावियाई इसरा का हम ताल्लुक इस्तेमाल कर सकते हैं। खती इसरा ए जो है वो जावियाई इसरा के साथ में उसका जो ताल्लुक होता है वो है A इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर। अल्फ़ा जो है वो जावियाई इसरा है और A जो है वो खती इसरा है और R उसका निस्बत है उस दायरे का। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर हर जर्रे के लिए। लेकिन यहाँ पर ये फार्मूले को अप्लाई करते वक्त आप ध्यान में रखें कि ये जो अल्फ़ा है जावियाई इसरा जो है ये पूरे जिस्म के लिए एक जैसा होगा, यानी हर जर्रे के लिए जावियाई इसरा एक जैसा रहेगा। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पहले जर्रे के लिए वो अल्फ़ा 1 होगा दूसरे के लिए अल्फ़ा 2, बल्कि तमाम ज़र्रात के लिए वो अल्फ़ा होगा क्योंकि पूरे जिस्म के लिए जावियाई इसरा कांस्टेंट होता है। सब पूरे जिस्म के लिए यानी तमाम ज़र्रात के लिए अल्फ़ा एक जैसा होगा। तो अब इस चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करें तो आप लोग देखिए ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा
टॉ इज इक्वल टू पहला जर्रा। अब ये वाले जर्रे की अगर बात करें, ये आ जाएगा R1 इंटू, ये आएगा M1 इंटू, अब ये जो A1 है, आप देखिए इस फॉर्मूले के लिहाज से अगर बात करेंगे तो A1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू R1 हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू R1। शायद आपको समझ में आया होगा। आप दोबारा से देखिए, R1 इंटू M1, ये एज इट इज लिखिए। ये जो A1 था तो पहले जर्रे के लिए वो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू R1, तो उसकी कीमत लिख लीजिए अल्फा इंटू R1 प्लस, अब यही चीज हम दूसरे जर्रे के लिए करेंगे। दूसरे जर्रे के लिए अगर हम बात करेंगे, वो आ जाएगा R2 इंटू M2 इंटू, अब ये जो A2 है, तो अगर मैं यहाँ पर A2 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर R2 लेना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा अल्फा इंटू R2 प्लस एंड सो ऑन। और अब ऐसा करते करते हम आखिरी जर्रे पर आते हैं। आखिरी जर्रे की अगर बात करें तो वो आ जाएगा R2 इंटू M2 इंटू जो AN है उसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो वो आएगा AN इज इक्वल टू अल्फा इंटू RN, तो वो चीज़ हम यहाँ ले सकते हैं, वो आ जाएगा अल्फा इंटू RN। और अब आप इस फॉर्मूले को हल करते हुए अब आखिरी स्टेप तक आ चुके हैं। अब आप देखिए, इनमें से इतनी सारी ये जो टर्म्स हमको नजर आ रही हैं, इनमें से कोई चीज़ है जिसको आप कॉमन के तौर पे निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू, आप लोग देखो इसमें अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, तो हर जगह से हम अल्फा को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हमने अल्फा को कॉमन निकाला तो आप देखिए पहले ब्रैकेट में से क्या चीज़ बचेगी, यहाँ से बचेगा R1 M1 फिर R1, और ये लोग ज़रब में हैं, इसका मतलब हो जाएगा R1 ज़रब R1 R1 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो चीज़ बचेगी वो है M1 इंटू R1 स्क्वायर। उसके बाद आएगा प्लस, अब आप यहाँ पे गौर करें, अल्फा बाहर चला गया, R2 M2 फिर R2, तो जब आप इनको एक साथ लिखेंगे ये आ जाएगा M2 इंटू R2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब आप आखिरी जर्रे पर गौर करें, आखिरी जर्रे में से अल्फा बाहर चला गया, यहाँ पर ये है RN MN और RN। अब आप देखिए RN जो है वो 2 मरतबा है, तो ज़रब में है, मतलब इसलिए उनका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा MN इंटू RN का स्क्वायर। ओके, अब हम इसी स्टेप के ऊपर दोबारा से बात करते हैं, ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू अल्फा इन ब्रैकेट, आप देखिए पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस बहुत सारे अलग अलग टर्म्स और ये आखिरी टर्म, तो इन सब को हटाकर आप एक अलजुब्राई मजमूए के तौर पे इसको ले सकते हैं। अगर हम यहाँ अलजुब्राई मजमूआ लेते हैं तो ये आ जाएगा समेशन MN इंटू RN का स्क्वायर। तो आप लोग देखिए आपके पास गर्दिशा जो है उसके लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर हमको मिला वो फॉर्मूला मिला अल्फा इन ब्रैकेट समेशन MN इंटू RN स्क्वायर, मगर ये जो चीज़ है समेशन MN इंटू RN स्क्वायर जो है ये हमारा जमूद का म्यार असर है। हम इस क्वांटिटी की जगह पर यहाँ पर हम I ले सकते हैं, इसका मतलब ये आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू अल्फा और इन ब्रैकेट I, क्योंकि जमूद का म्यार असर की अलामत I है, तो ये पूरा नंबर जो है पूरी क्वांटिटी जो है वो I बन जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा इन ब्रैकेट I। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट में अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू टॉ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला गर्दिशा और जमूद के म्यार असर के दरमियान ताल्लुक का। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ की तरफ आपका दिमाग जो है वो ले जाना चाहूँगा। आप लोग देखिए, जैसा मैंने गर्दिशे का ये फार्मूला यहाँ पर अभी अखज़ करके आपको बताया, ऐसे ही हम कुव्वत का जो फार्मूला हमेशा भी इस्तेमाल करते हैं, एक बार फिर हम उस पर गौर करते हैं। F इज इक्वल टू होता है M इंटू A। अब आप गौर कीजिए इन दो फार्मूलों पर, इन दोनों पर हम बात करते हैं। गर्दिशा इज इक्वल टू ए क्वांटिटी ज़रब इसरा, अल्फा जो है वो एक एक्सेलरेशन इसरा है। जब आप कुव्वत की बात करेंगे तो फिर से एक क्वांटिटी ज़रब इसरा, मतलब ये दो फॉर्मूले फिर आइडेंटिकल जैसे नज़र आ रहे हैं। और हमने अभी पिछली बार भी देखा था कि जो M है वो आइडेंटिकल होता है I से, तो अगर M I से आइडेंटिकल है और A अल्फा से आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये हुआ कि F जो है वो आइडेंटिकल हो जाएगा टॉ से। तो इससे एक चीज़ जाहिर होती है कि जो रोल खती हरकत में कुव्वत प्ले करती है
वही रोल गर्दिशी हरकत में गर्दिशा प्ले करेगा। मतलब ये जो गर्दिशा जो है, टॉर्क जो है, ये एनालॉगस है फोर्स के। गर्दिशा जो है वो मसावी होगा या वो इक्विवेलेंट होगा कुव्वत से। तो कुव्वत और गर्दिशा जो है वो एक दूसरे के मसावी टर्म्स हैं, मसावी मीनिंग वाले टर्म्स हैं, और उनका रोल जो है वो बिल्कुल एक ही जैसा होता है। कुव्वत जो है वो खती हरकत के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी तरह से गर्दिशा जो है वो गर्दिशी हरकत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर हमारा गर्दिशे वाला जो टॉपिक है वो अब एंड हो गया। अब हम अगले टॉपिक के तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक, यहाँ पर एक और टॉपिक जो हमको आज के इस लेक्चर में लेना है वो होगा ज़ावियाई मेयारे हरकत। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम जो है, इसके लिए हम और एक टर्म, यानी इंग्लिश में इसकी और एक टर्म हम बना सकते हैं, और वो होगी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। उर्दू में अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम मतलब खती मेयारे हरकत, तो खती मेयारे हरकत का मोमेंट मतलब मेयारे असर। अब आप गौर कीजिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब इंग्लिश वर्ड मोमेंट या उर्दू में मेयारे असर ये वर्ड अगर आता है, इसका मतलब होता है आर से मल्टीप्लाई करना, मतलब उमूदी फासले से ज़रब करना। जब हम उमूदी फासले से ज़रब करेंगे किसी चीज़ को, तो हम उसको कहेंगे कि हमने उसका मोमेंट या मेयारे असर लिया है। तो अब हमको खती मेयारे हरकत का मोमेंट लेना है, इसका मतलब हम खती मेयारे हरकत को उमूदी फासले से ज़रब करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ये जो एंगुलर मोमेंटम है, पहले इसकी डेफिनेशन या इसका कंसेप्ट जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देखिए, मान लो एक जिस्म है और उस जिस्म के का जो खती मेयारे हरकत है वो p है, और महवर के साथ उस जिस्म का जो फासला है वो r हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ज़ावियाई मेयारे हरकत जो है वो हो जाएगा r ज़रब p, मतलब उमूदी फासले को खती मेयारे हरकत के साथ ज़रब करना। अगर आपने खती मेयारे हरकत को उमूदी फासले के साथ ज़रब करें तो ये जो नंबर आपको मिलेगा ये ज़ावियाई मेयारे हरकत होगा, और इसको आमतौर पे हम एल से जाहिर करेंगे। आप लोग ध्यान में रखिए कि ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सिमटी मिकदार है, इसलिए मुझे इसके ऊपर हर एक पर बार लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है पी बार के साथ। अब मुझे ये क्रॉस हटाना है, जब मैं क्रॉस हटाऊंगा तो ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू आर इंटू पी, और जाहिर सी बात है जब हम यहाँ क्रॉस हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। तो आप देखिए ये हमारे पास ज़ावियाई मेयारे हरकत का एक जनरल फार्मूला आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी तारीफ और ये फार्मूला समझ में आया होगा। आप देखिए ज़ावियाई मेयारे हरकत की तारीफ क्या होगी, बहुत सिंपल सी तारीफ है, खती मेयारे हरकत और उमूदी फासले के हासिल ज़रब को ज़ावियाई मेयारे हरकत कहते हैं। एक बार फिर सुनिए आप और याद करिए, खती मेयारे हरकत और उमूदी फासले, यानी महवर से उमूदी फासले के हासिल ज़रब को ज़ावियाई मेयारे हरकत कहते हैं, और उसका जो जनरल फार्मूला है वो फार्मूला कुछ इस तरह से होगा। अब इस फार्मूले को हम थोड़ा सा और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिए ये फार्मूला जो आपके सामने दिख रहा है एल इज इक्वल टू आर इंटू पी इंटू साइन थीटा। आप देखिए यहाँ पर पी का मतलब है खती मेयारे हरकत, और खती मेयारे हरकत दो लोगों का हासिल ज़रब होता है, कमैयत और खती रफ्तार का। तो मुझे इस फार्मूले को इस तरह से लिखना पड़ेगा, आर इंटू ये जो पी है मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ एम इंटू वी, कमैयत ज़रब खती रफ्तार, ज़रब में यहाँ पर साइन थीटा ऑलरेडी है तो मैंने पी की जगह पर एम इंटू वी लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को देखकर मैं इसकी इकाई और आबाद वगैरह जो है वो बना सकता हूँ। तो आइए देखते हैं, इस पर हम इसकी एसआई यूनिट पहले तैयार करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है आर, तो आर की यूनिट बन जाएगी मीटर, उसके बाजू में एम कमैयत, उसकी यूनिट बन जाएगी किलोग्राम, उसके बाजू में है वी
खती रफ्तार, उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। उसके बाजू में साइन थीटा, वो एक नंबर है, उसकी यूनिट नहीं होगी। अब आप गौर से देखिए, ये जो लोग हैं, ये जो इकाइयाँ आपके सामने लिखी हैं, अगर इन सब को मल्टीप्लाई करके तरतीब से लिखा जाए तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर ज़रब मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मुझे यहाँ पर CGS यूनिट अगर लिखना हो तो किलोग्राम हट जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा ग्राम, मीटर हट जाएगा, उसकी जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड की जगह पर सेकंड ही रहेगा। तो इस तरह से CGS यूनिट जो है, उसकी CGS यूनिट जो बनेगी वो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब मुझे यहाँ पर इसका डायमेंशन बनाना है, आबाद लेना है। तो जैसा हमको पता है, आबाद मतलब हम तीन लोग जनरली लेते हैं, LM और T, लंबाई, कमियत और वक्त। तो देखिए लंबाई L, इस फॉर्मूले में आप देखो मीटर 2 मरतबा है, मतलब लंबाई 2 बार आ रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा L2। किलोग्राम 1 बार है, मतलब कमियत 1 बार आएगा। यहाँ पर सेकंड भी 1 बार दिख रहा है लेकिन नीचे है, तो जब आप वक्त को यानी सेकंड को नीचे से ऊपर इमेजिन करोगे तो वो हो जाएगा T-1। तो इस तरीके से हमारा जो ज़ावियाई न्याय हरकत जो हमको मिला, उसका आबाद मिलेगा L2, M1 और T-1। तो यहाँ पर अपना ज़ावियाई न्याय हरकत जो है, उसका इंट्रोडक्शन जो है, यानी उसका जो तारुफ है, वो कंप्लीट हो गया। अब हम हमारे लेक्चर के आखिरी टॉपिक पर आ जाते हैं। वो ये है कि इस ज़ावियाई न्याय हरकत का जमूद के न्याय असर के साथ में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है। यानी हमको देखना है कि L एंड I, ज़ावियाई न्याय हरकत और जमूद के न्याय असर, इन दो लोगों में क्या ताल्लुक है। हम वो ताल्लुक आज मतलब इस डेरिवेशन में हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में तो हम वही फिगर से हम लोग बात करेंगे। यानी आप एक बार फिर से रिकॉल करें, मान लो कि एक बेतरतीब सा जिस्म है, यहाँ पर एक महवर है और ये महवर ऐसे आर पार गुजर रहा है यहाँ से पॉइंट O में से, इसके अतराफ में जिस्म घूम रहा है जिसकी ज़ावियाई रफ्तार ओमेगा है। अब हम इसके अलग अलग ज़रात लेते हैं। तो अगर हमने पहला ज़रा लिए, उसकी कमियत M1, तो उसका फासला R1, वो यहाँ पे दायरी हरकत करेगा। एक दूसरा ज़रा लेते हैं M2, उसका फासला R2, ये भी दायरी हरकत करेगा। ऐसा करते करते आप एक आखिरी ज़रा ले सकते हैं MN, जिसका फासला RN होगा और वो भी यहाँ पे दायरी हरकत करेगा। तो अब हम ज़ावियाई न्याय हरकत जो है, इस पूरे जिस्म का मजमूई ज़ावियाई न्याय हरकत जो है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले आपको गर्दिशे का आर्टिकल करके बताया था, वैसा ही हम यहाँ पर ज़ावियाई न्याय हरकत भी करेंगे। टोटल अगर हमको ज़ावियाई न्याय हरकत निकालना है इस जिस्म के लिए, तो हम ले लेंगे L = पहले ज़र्रे का ज़ावियाई न्याय हरकत L1 प्लस दूसरे ज़र्रे का ज़ावियाई न्याय हरकत L2 प्लस, ऐसा करते करते आप आखिरी ज़र्रे तक जा सकते हो। तो पहले ज़र्रे का ज़ावियाई न्याय हरकत प्लस दूसरे का प्लस एंड सो ऑन, आखिरी ज़र्रे का ज़ावियाई न्याय हरकत, इन सब का मजमुआ जिस्म का टोटल ज़ावियाई न्याय हरकत होगा = अब हम लोग इन तमाम ज़ावियाई न्याय हरकतों को उनकी डेफिनेशन में, उनके फॉर्मूलों में कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए ये जो L1 है, इसका मतलब हो जाएगा R1 ज़रब P1, क्योंकि उसका R1 जो है वो पहले ज़र्रे का फासला है और P1 उसका खती न्याय हरकत है, प्लस दूसरे के लिए अगर बात करेंगे तो R2 ज़रब P2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस आखिरी ज़र्रे के लिए अगर बात करेंगे वो आ जाएगा RN × PN। अब आप देखिए जितने भी P नज़र आ रहे, जितने भी खती न्याय हरकत है, हम इन सब की डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, R1 ज़रब ये जो P1 है, इसका मतलब हो जाएगा M1 ज़रब V1, ओके, प्लस दूसरे ज़र्रे की अगर बात करें वो आ जाएगा R2, P2 का मतलब हो जाएगा M2 ज़रब V2 प्लस एंड सो ऑन। जब आप आखिरी ज़र्रे की बात करेंगे वो आ जाएगा RN ज़रब PN, का मतलब हो जाएगा MN × VN। तो ये था हमारा ज़ावियाई न्याय हरकत, मतलब मजमूई ज़ावियाई न्याय हरकत, उसके लिए हमारे पास ये टोटल फार्मूला आ गया। अब आप गौर कीजिए, इस फार्मूले के अंदर V1 पहले ज़र्रे की खती रफ्तार है, V2 दूसरे की खती रफ्तार है, VN आखिरी ज़र्रे की खती रफ्तार है। ये जितनी भी खती रफ्तारें हैं, इनको हम ओमेगा में, मतलब ज़ावियाई रफ्तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाला रिलेशन हमको मालूम है, V = ओमेगा × R होता है। तो पहले ज़र्रे के लिए आ जाएगा V1 = ओमेगा × R1,
दूसरे के लिए आएगा V2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R2, आखिरी वाले के लिए आएगा Vn इज इक्वल टू ओमेगा इंटू Rn। आप देखिए ओमेगा के साथ में 1 2 3 नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूरे जिस्म के लिए ओमेगा कांस्टेंट है, वो हर जर्रे के लिए नहीं बदलेगा। हर जर्रे के लिए हर पूरे जिस्म का जो जाविया म्यार हरकत है वो ओमेगा है, इसलिए हर जर्रे का जाविया म्यार हरकत हर जर्रे का जाविया रफ्तार जो है वो ओमेगा लेना पड़ेगा। अब हम ये तमाम फार्मूलों को एक साथ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यह आ जाएगा L इज इक्वल टू, आप देखिए पहला ये आ जाएगा R1 इंटू M1 इंटू V1, तो V1 की जगह पर क्या आएगा ओमेगा इंटू R1 प्लस, अब हम दूसरे जर्रे की बात करेंगे, दूसरे जर्रे के लिए हो जाएगा R2 इंटू M2, और ये जो V2 है तो यहाँ पर अगर मैं V2 लेता हूँ तो ये मुझे ऐसा लेना पड़ेगा, यह आ जाएगा ओमेगा इंटू R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस। अब मुझे आखिरी जर्रे पर आना है, तो आखिरी जर्रे के लिए मैं यहाँ पे n लगाता हूँ, यानी Vn इज इक्वल टू ओमेगा इंटू Rn। तो अब वैसी चीज़ हम यहाँ करेंगे, यह आ जाएगा Rn इंटू Mn इंटू Rn इंटू Mn इंटू ये जो Vn है इसकी जगह पर मुझे लेना पड़ेगा ओमेगा इंटू Rn। और अब इन तमाम ये जो इतनी सारी टर्म्स जो आपको नज़र आ रही हैं, इन सब में से जो कॉमन निकल सकता है हम उसको कॉमन निकालेंगे। यह आ जाएगा L इज इक्वल टू, आप लोग देखो यहाँ ओमेगा है, यहाँ ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा है, मतलब हर टर्म में ओमेगा मौजूद है। तो हम इन तमाम टर्म्स में से ओमेगा को मुश्तरक के तौर पर, कॉमन के तौर पर जो है वो निकाल सकते हैं। तो ओमेगा हमने कॉमन के तौर पे बाहर निकाल लिए। अब ये पहले वाला ब्रैकेट देखो आप लोग, पहले ब्रैकेट में यहाँ पर है R1 M1 फिर R1, मतलब R1 ज़रब में 2 बार आ गया, तो हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं M1 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे में से ओमेगा कॉमन चला गया, हम यहाँ पर ले सकते हैं M2 इंटू R2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, आखिरी में से ओमेगा कॉमन चला गया, यहाँ से आप बोल सकते हैं Mn इंटू Rn का स्क्वायर। तो ये यहाँ पर आपने ओमेगा को कॉमन निकाला और बाकी सारी टर्म्स को सॉल्व करके इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको सिंपल अगर करके अगर लिखना चाहें, आप लोग देखिए क्योंकि ये सब मजमुआ है तो इतनी सारी टर्म्स का मजमुआ, मतलब हम सबको हटाकर मैथमेटिक्स का जो समेशन का जो तरीका है वो हम इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे समेशन यानी अलजेब्राई मजमुआ, और इसमें लिख सकते हैं Mn इंटू Rn का स्क्वायर। ओके, अब आप एक बार फिर से देखिए कि आपको ब्रैकेट में जो टर्म आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है समेशन Mn इंटू Rn स्क्वायर, ये जमूद का मेयार असर है, मतलब इसकी जगह पर आप I ले सकते हो, जमूद का मेयार असर। तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू ओमेगा, पूरा ब्रैकेट जो है वो बन गया जमूद का मेयार असर यानी I। अब इसको अगर तरतीब से लिखें, सिंप्लीफाई अंदाज में इसको लिखें, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू ओमेगा। तो आप लोग देखें ये जो फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये जावियाई मेयार हरकत जो है उसको जमूद के मेयार असर के साथ उसका ताल्लुक दिखाता है कि L इज जावियाई मेयार हरकत, L इज इक्वल टू जमूद का मेयार असर ज़रब जावियाई रफ्तार। ये हमारा जावियाई मेयार हरकत का आखिरी फार्मूला यहाँ पर हमको मिला। अब हम इसको भी मवाजना करके हमारे पुराने एक फार्मूले के साथ हम इसका मवाजना कर सकते हैं। आप देखिए जैसे जावियाई मेयार हरकत है, ऐसे ही एक हमारे पास ख़ती मेयार हरकत होता है जिसको स्मॉल p से हम डिनोट करते हैं। तो L की जगह पर अगर p ले लिया जाए तो p का फार्मूला आ जाएगा m इंटू वी। अब आप गौर कीजिए, देखिए L की जगह पर तो p आ गया, तो ओमेगा जो रफ्तार है जावियाई रफ्तार, उसकी जगह पे लीनियर वेलोसिटी यानी ख़ती रफ्तार आ गई, तो v से इक्विवेलेंट ये हो गया, और I से इक्विवेलेंट m है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ख़ती हरकत में जो रोल p प्ले करता है, मतलब ख़ती मेयार हरकत का जो रोल होता है गर्दिशी हरकत में, वही रोल जावियाई मेयार हरकत का होता है। मतलब ये जो L है ये इक्विवेलेंट होता है p से, जावियाई मेयार हरकत ख़ती मेयार हरकत से इक्विवेलेंट होता है, या दोनों का रोल जो है वो सेम होता है। आप लोग देखिए आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे अलग अलग फार्मूले जो है वो उनका डेरिवेशन देखा।
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम डेरिवेशंस जो है, तमाम फार्मूले जो है वो समझ में आए होंगे और उन सब का डेरिवेशन भी आप लिखेंगे। मैं सिर्फ समराइज़ करने के लिए यहाँ पर आखिरी में आपको जो फार्मूले जो मैंने जिनका डेरिवेशन आपको करके बताया वो यहाँ लिख रहा हूँ। I इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्र, हमने ये जम्मू के न्यायालय को इस्तेमाल किया। फिर हमने यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात की, उसका डेरिवेशन किया, उसका फार्मूला आ गया हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्र। फिर हमने यहाँ पे गर्दिशे का ताल्लुक देखा कि जम्मू के न्यायालय के साथ गर्दिशे का क्या रिश्ता है, तो उसका ताल्लुक हमको मिला टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा। और आखिरी में हमने देखा कि जावियाई म्यार हरकत जो है उसका जम्मू के म्यार असर के साथ में क्या ताल्लुक है, तो एल इज इक्वल टू हमको मिला आई इंटू ओमेगा। तो ये तीन फार्मूलों का आज हमने डेरिवेशन किया जो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पर है, यानी उनका जो डेरिवेशन है वो तकरीबन एक ही जैसा है सबका, और इसीलिए आप उनको इजीली याद भी कर सकते हो, या एक दो मरतबा आप लिख कर देखिए तो आपको पूरा पूरा वो याद हो जाएगा। आज के लेक्चर में बस हम यहाँ पर अब रुकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।